हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम जीएसटी के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट जनरली पढ़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं कि जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, उसका आईटीसी, ये सारे कॉन्सेप्ट तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हैं। ठीक है, बट जो छोटे छोटे क्रीम टॉपिक्स होते हैं वो कभी भी पढ़ के नहीं जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि मेनली जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए एक एक नंबर कलेक्ट कर सकता है। तो मैंने सोचा कि अगर आप नहीं पढ़ के जाते हैं तो अगर मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगी तो कम से कम आपको ये चीज़ रिकॉल हो पाएगी। अगर आज मैं आपको बता रही हूँ और आप नहीं भी पढ़े, ठीक है, एग्जाम टाइम में, बट अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से उसको टिक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये लेकर आया। बट हाँ, ये है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग गुड्स, यानी को कुछ हमारे फॉलोइंग गुड्स होते हैं जिस पर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन ट्रिब्यून फ्यूल। ठीक है, ये 5 ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिस पर जीएसटी हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर जीएसटी एप्लीकेबल कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जीएसटी ऑन दीज गुड्स विल बी एप्लीकेबल व्हेन रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। इट मीन्स अगर हमारे जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड करे तो हमारा इन फ्यूचर इस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, मोटर स्पिरिट, गैस और फ्यूल। ठीक है, तो ये 5 ऐसे गुड्स होते हैं जिस पर जीएसटी अभी रिसेंट में तो एप्लीकेबल नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। वो एप्लीकेबल हो सकता है अगर हमारी जीएसटी काउंसिल इन फ्यूचर में अगर रिकमेंडेड करेगी तो बिल्कुल इस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और फ्यूल, ये 5 ऐसे गुड्स पे जिस पर जीएसटी हमारा एप्लीकेबल तो नहीं है, बट अगर जीएसटी काउंसिल इन फ्यूचर चाहेगी तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, सिंपल। अब इसी से रिलेटेड मैं 2 पॉइंट आपको और पढ़ाती हूँ कि जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन इलेक्ट्रिसिटी और नो जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, इस पर नेवर एप्लीकेबल। अब इसका मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 5 ऐसे गुड्स होते हैं जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर जीएसटी काउंसिल चाहे तो इस पर एप्लीकेबल कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे कि जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी पर कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। आपके घर भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा तो आप उस पर ज़रूर देखना कि कभी भी उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसके पीछे का मैं लॉजिक बताती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि पहली बात तो हम लोग कहते हैं कि जीएसटी इट मीन आईटीसी। ठीक है, बट इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी आईटीसी नहीं होता है। अगर आज हम इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो कल हमें रिटर्न होगा, नहीं। तो इस वजह से पहला रीज़न ये हो गया। एंड सेकेंड रीज़न ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ही ज़्यादा आएगा, जो हमारे कंज्यूमर को बहुत ही प्रॉब्लम होगी पे करने में। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ा रही हूँ कि इस पर आप याद कर लो, रट लो, ऐसा नहीं है। मैं इसके पीछे का लॉजिक बता रही हूँ क्योंकि आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। आपको अगर कोई पूछेगा भी या आप भी किसी को ये चीज़ बता सकते हैं, ये एक नॉलेज है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इस पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, इस पर भी एप्लीकेबल हो सकता है, बट इस पर एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। 2 रीज़न है, पहली बात कि आईटीसी नहीं मिलता और दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड है कि नो जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नेवर एप्लीकेबल। इसका मतलब ये, एल्कोहलिक तो पता ही होगा आपको, तो जो एल्कोहलिक होता है, याद रखना, उस पर कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। आज अगर कोई भी, आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अब इसका रीज़न क्या हुआ था कि जब हमारा जीएसटी हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी, ठीक है, जब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आई थी, तो उस टाइम पर क्या थे, राहुल गांधी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था। ठीक है, कि भाई अगर जो भी जीएसटी का कलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं सेंट्रल और स्टेट में बांट दिया जाएगा तो स्टेट को रेवेन्यू कम आएगा।
ठीक है। तो उन्होंने ये राहुल गांधी ने बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि सेंट्रल को कि आपको एक गुड्स पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना होगा। इट मीन्स कभी भी उस पर जीएसटी आप एप्लीकेबल नहीं करोगे, उसका पूरा का पूरा रेवेन्यू स्टेट को आना चाहिए। तो इस वजह से अल्कोहल जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो अल्कोहल पे बोला गया कि अगर आज जो अल्कोहल है, दारू है, कोई भी लोग लेते हैं उस पर कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता और इसका पूरा का पूरा जो रेवेन्यू होता है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नेवर एप्लीकेबल। इट मीन्स ये एक ऐसा गुड्स है, ये एक ऐसी सप्लाई है जिस पर चाह कर भी कभी भी, चाहे फ्यूचर में कभी भी इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। नेवर एप्लीकेबल इट मीन्स कभी भी इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका रीज़न मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया है कि राहुल गांधी के ऑब्जेक्शन की वजह से इस पर जीएसटी कभी भी एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका पूरा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। सिंपल, ठीक है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें पढ़ाई है कि पहले मैंने आपको 5 प्रोडक्ट पढ़ाए जिस पर हमारा जीएसटी काउंसिल जो है कर सकती है जीएसटी एप्लीकेबल। ये मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी आज के टाइम में एप्लीकेबल नहीं है और अल्कोहलिक पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है और इस पर तो कभी हो भी नहीं सकता। सिंपल, तो ये ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं दूसरा अपना टॉपिक, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको सबको पता होगा, ठीक है, कि आज अगर जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है उसको GSTIN, ठीक है, GSTIN एक नंबर मिलता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कई बार ये फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में कि GSTIN का फुल फॉर्म क्या होगा, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हमारे 15 डिजिट का होता है, ठीक है। तो आज कोई भी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, आपके पेरेंट्स भी होंगे, मतलब इट मीन्स आपकी मदर भी हो सकती है, आपके पापा भी हो सकते हैं, तो जो भी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, उनको एक GSTIN एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो 15 डिजिट का होता है। अब ये 15 डिजिट कैसे डिवाइड होता है बताती हूँ। जो हमारे 2 कोड होते हैं वो हमारे स्टेट कोड होता है, जो 1 और 2 है वो स्टेट कोड होता है। 3 से लेकर हमारा 12 तक जो 10 डिजिट होता है वो हमारा पैन होता है। पैन आपको पता ही होगा 10 डिजिट का होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये हमारे 10 डिजिट का होता है। तो 3 से लेकर 12 तक जो 13 होता है वो हमारा एंटिटी कोड होता है, 14 हमारा ब्लैंक होता है, 15 चेक डिजिट होता है, ठीक है, चेक डिजिट होता है। सिंपल, तो जो 2 कोड होते हैं स्टेट कोड, 10 होते हैं पैन, 13 एंटिटी कोड, 14 ब्लैंक, 15 चेक डिजिट। इस तरीके से 15 डिजिट हमारा डिवाइड होता है, ठीक है। तो 15 डिजिट होते हैं। सिंपल है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर GSTIN जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो हमारे 15 डिजिट का होता है, तो इस तरीके से डिवाइड होता है। ये याद रखना 15 डिजिट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल, देन उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक सिंपल बताती हूँ कि 7th शेड्यूल होता है जीएसटी में, जिसमें 3 लिस्ट होती है। आपको याद होगा कि जब मैं आर्टिकल की क्लास ली थी मैंने, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट जो है हमारी करती है, कुछ केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर करते हैं। आर्टिकल 254 होता है जिसमें दोनों में से कोई एक प्रिवेल करता है, तो वही ये 3 लिस्ट बताई गई है। तो जो पहली लिस्ट होती है वो सेंट्रल लिस्ट होती है, ठीक है, जो पार्लियामेंट के पास पावर होती है। जो हमारी लिस्ट 2 होती है वो स्टेट लिस्ट होती है, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है। लिस्ट 3 जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में से किसी भी एक के पास पावर होती है। सिंपल, 7th शेड्यूल 3 लिस्ट होती है। लिस्ट 1 पार्लियामेंट के पास पावर, सेंट्रल लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में से कोई भी, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। सिंपल, तो ये हमारी 3 लिस्ट होती है 7th शेड्यूल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं CA, CS, CM में, उनमें ज़्यादातर होता है कि एंट्री नंबर क्या होगा, ठीक है, लिस्ट क्या होगी, ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिस्ट 1 मैंने बताया ही पार्लियामेंट की होती है और लिस्ट 2 हमारी स्टेट लेजिस्लेचर की होती है। तो देखो लिस्ट 1 में हमारा होता है कि टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर जो भी इनकम पर टैक्स लगता है, ध्यान को यहाँ पे नॉर्मल टैक्स की बात कर रहा है, ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, तो इनकम पे जो टैक्स लगता है उसका एंट्री नंबर है 82। कस्टम मैंने बताया था आफ्टर GST मैं आपको कस्टम पढ़ाऊंगी, तो कस्टम पे हमारा एंट्री नंबर होता है 83 और एक्साइज ड्यूटी पर होता है 84, ठीक है। तो लिस्ट 1 ये तीनों जो एंट्री नंबर होती है, तीनों पर्टिकुलर्स होते हैं, वो हमारे पार्लियामेंट देखती है। पार्लियामेंट इसको पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो इनको संभालती है,
ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर जो इनकम पे टैक्स लगता है उसका है एंट्री नंबर 82, कस्टम का है 83, एक्साइज ड्यूटी का 84, सिंपल 82, 83, 84, इनकम टैक्सेस 82, कस्टम 83, एक्साइज ड्यूटी 84, ठीक है, लिस्ट 1। और सिंपल लिस्ट 2 है जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, अदर देन है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर देखती है, उसके पास पावर होती है। लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 46, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर इनकम पर जो टैक्स होता है उसका एंट्री नंबर होता है एंट्री नंबर 46, लिस्ट 2 46, सिंपल। तो ये चीज़ हमारे लिए है। तो एंट्री नंबर पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है इस एंट्री नंबर में कौन सा पर्टिकुलर्स होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ आज की हमारी यहाँ तक ही क्लास होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, इस वजह से मैंने ये क्लास लेकर आई, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना, ठीक है, मुझे कमेंट भी करना, ठीक है, मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। मैं ये सब आपके लिए ही लेकर आ रही हूँ। जिसको भी प्रॉब्लम होती है जीएसटी को समझने में, या फिर होता क्या है कि जो इनकम टैक्स का पेपर आता है तो इनकम टैक्स थोड़ा लोगों को हार्ड पड़ता है, तो जीएसटी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होता है, तो उनके लिए मैंने ईजी वे में इसको लेकर आई, इस वजह से ये सारे नोट्स बनाए, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।